नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज मैं इस लेक्चर सीरीज़ में बात करूंगा सेल बायोलॉजी के नेक्स्ट पार्ट के बारे में, जो कि पार्ट 3 है। देखो, प्रीवियस पार्ट के टाइम पे मैं देखा था कि सेल एंड सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है। फिर इसके बाद सेलुलर ऑर्गेनिज्म को फर्दर हमने क्लासीफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इसके बाद 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो कि बहुत ही एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन का मॉडल है। आज मैं बात करूंगा सेल बायोलॉजी में प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल के बारे में। देखो, आप बहुत अर्लियर टाइम से प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल तो पढ़ते आते हो, लेकिन बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रोकैरियोट एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ यूकैरियोट। तो मैं यहाँ पे इनके बारे में भी बात करूँगा। आप देखो, यहाँ पे अगर मैं बात करूँगा प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, ये जो वर्ड है इसका लिटरल मीनिंग क्या है, तो आप उस चीज़ को यहाँ पे देखो। आप देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि सेल्स द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म आर ऑफ 2 डिस्टिंक्ट टाइप्स। तो ये तो वही है कि आप जो सेल का डेफिनेशंस पढ़ते हो और उसके बेसिस पे आप क्या बताते हो कि जो सेल है 2 तरीके के होते हैं स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट के आधार पे। एक को आप बोलते हो प्रोकैरियोटिक सेल्स और दूसरे को बोलते हो आप यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। बट प्रॉब्लम ये होती है कि कब आप बोलोगे यूकैरियोट और कब बोलोगे आप प्रोकैरियोट, ठीक है ना। जैसे बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है और आप जब डेफिनेशंस बताते हो यूकैरियोट और प्रोकैरियोट का, तो आपके माइंड में बहुत सारा जो है कि कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो आप उसको देखो दूर करो। सबसे पहले आप जो वर्ड यूकैरियोट और प्रोकैरियोट है इसका मतलब समझो। देखो, आप जो यूकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक मीन्स होता है ट्रू न्यूक्लियस, ठीक है। आप यहाँ पे समझो, यू का मतलब ट्रू होता है। आप कहीं पे भी अगर आप यू लिखा हुआ देखते हो तो आप उसका मतलब समझना ट्रू, और कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस। क्या मैं बोल रहा हूँ? यू का मतलब ट्रू और कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस, दैट मीन्स ट्रू न्यूक्लियस। ये जो यूकैरियोटिक शब्द है ये ग्रीक भाषा के शब्द से मिलकर के बना है, जहाँ पे यू का मतलब ट्रू एंड कैरियन कर्नल को रेफर करता है, जिसका मतलब न्यूक्लियस होता है। बाय द टाइमिंग आप अपने माइंड में इस चीज़ को रखो कि अगर कहीं पे भी लिखा हुआ है यू कैरियोटिक, आप इसको तोड़ दो। देखो, मैं ये बात आपको बताता हूँ, अगर किसी भी टर्मिनोलॉजी को आपको अगर समझना है, आप उसको ब्रेक डाउन करो 2 पार्ट में, या जितने पार्ट में वो ब्रेक डाउन हो सकता है, ठीक है। और आप उसका जो मीनिंग आप समझ सकते हो। तो मैं क्या बोला, यू का मतलब ट्रू और कैरियोटिक का मतलब न्यूक्लियस। तो आप यूकैरियोट को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो? द ऑर्गेनिज्म विच बियर्स अ ट्रू न्यूक्लियस आर नोन एज यूकैरियोट और यूकैरियोटिक सेल। क्लियर है? आप इस बात को अपने माइंड में रखो। देन नेक्स्ट देखो, मैं बात करता हूं प्रोकैरियोटिक। अब जैसे हमने समझा यूकैरियोटिक का मतलब, वैसे ही हम समझेंगे प्रोकैरियोटिक का भी मतलब। आप देखो, प्रो का मतलब होता है व्हाट? बिफोर। प्रो का मतलब बिफोर और कैरियोटिक का मतलब न्यूक्लियस। तो यहां पे क्या हो जाएगा कि बिफोर द न्यूक्लियर कंडीशंस, ठीक है। अब आप यहां पे देखो, फ्रॉम द ग्रीक प्रो का मतलब होता है बिफोर और कैरियोट्स का मतलब तो ऊपर ही मैं बता दिया था। तो आप क्या बोलोगे? बिफोर न्यूक्लियस कंडीशंस को आप क्या बोलते हो? प्रोकैरियोटिक, रिफ्लेक्टिंग द अर्लियर एवोल्यूशन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो ये हमें ये बताता है कि जो न्यूक्लियस वाले सेल हैं इससे पहले प्रोकैरियोट होंगे, कि न्यूक्लियस से पहले के सेल हैं। अच्छा, प्रॉब्लम क्या होता है यहाँ पे? बहुत सारे स्टूडेंट्स में इसका आंसर पूछता हूँ तो उनका जवाब अलग अलग आता है। कुछ लोग तो बोलता है कि प्रोकैरियोट मीन्स होता है प्रिमिटिव न्यूक्लियस। आप प्रिमिटिव न्यूक्लियस नहीं बोल सकते हो, आप प्रिमिटिव सेल बोलो, ये सही है। अगेन व्हाट आई एम सेइंग, अगर आपसे प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल पूछा जा रहा है तो यूकैरियोटिक का तो आप सिंपल सा मतलब बता दो, यू मतलब ट्रू, कैरियोट्स मीन्स न्यूक्लियस, दैट मीन्स द ऑर्गेनिज्म विच बियर ट्रू न्यूक्लियस ऑन देयर सेल इज नोन एज यूकैरियोटिक। प्रॉब्लम कहां पे होता है? प्रोकैरियोट में। प्रोकैरियोट में भी क्या प्रॉब्लम होता है? लोग बोल देता है प्रिमिटिव न्यूक्लियस। आप प्रिमिटिव न्यूक्लियस शब्द मत यूज करना, आप यूज कर सकते हो प्रिमिटिव सेल। प्रोकैरियोट आर प्रिमिटिव सेल, नॉट प्रिमिटिव न्यूक्लियस। ये बात क्लियर होनी चाहिए। होपफुली आपको समझ में आया होगा कि प्रोकैरियोट का क्या मतलब है और यूकैरियोट का क्या मतलब है। अगर आप इसको अपने माइंड में रखोगे तो जो कॉन्फ्लिक्ट डेवलप होता है वो नहीं होगा। अच्छा देखो, जब मैं आपको क्लासिफिकेशंस पढ़ाया था 3 डोमेन क्लासिफिकेशंस, तो वहां पे मैं बताया था कि जो बैक्टीरिया है और जो आर्किया है इनको एक ही किंगडम में रखा गया है, ठीक है। और आप उसको क्या बोलते हो?
आप उसको, या एक ही डोमेन में रखा गया और आप उसको बोल रहे थे प्रोकैरियोट, तो आप इनको बोलते हो प्रोकैरियोट, और जो यूकैरिया है आप इसको क्या बोलते हो, यूकैरियोट। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे समझाने के लिए एक टेबल रखा हूँ। ठीक है, आप इस टेबल को देखो तो काफ़ी कुछ समझ जाओगे कि क्या इनमें समानता है या फिर क्या इनमें डिफरेंसेस है। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो, आप बीएससी कर रहे हो, एमएससी कर रहे हो, बी फार्मा कर रहे हो, या मतलब इस तरीके का कोई भी पढ़ाई पढ़ रहे हो जो बायोलॉजी बेसिकली लाइफ साइंस आता हो, जूलॉजी बॉटनी आता हो, तो वहाँ पे इस तरीके का डिफरेंसेस आते रहता है और फिर स्टूडेंट लोग काफ़ी कंफ्यूज होता है। तो आप देखो यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट को रखा हूँ, आप समझो। यहाँ पे देखो जो फर्स्ट कॉलम है यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी को रखा हूँ, सेकेंड कॉलम में मैं एक्सक्लूसिवली बैक्टीरिया के बारे में बात करूँगा, सेकेंड और ये थर्ड कॉलम में मैं आर्किया के बारे में, और लास्ट में मैं यूकैरिया के बारे में। तो यूकैरिया को तो आप बोल सकते हो कि ये क्या है, ये तो यूकैरियोट हैं, और इन दोनों को आप क्या बोलते हो, प्रोकैरियोट बोलते हो। अच्छा देखो, आप मैं अगर पूछता हूँ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रोकैरियोट में मतलब बैक्टीरिया में पाया जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा, नो। और ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, आर्किया में भी नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप बात करते हो यूकैरिया या यूकैरियोट में, तो यहाँ पे तो होते हैं, तो इसलिए देखो मैं यहाँ पे क्या मेंशन किया हूँ, एस। नेक्स्ट आप देखो डीएनए कॉम्प्लेक्स्ड विथ हिस्टोन्स। बेसिकली यहाँ पे क्या पूछा गया है कि जो इनके पास में डीएनए होता है, क्या वो हिस्टोन के साथ में पाया जाएगा, विदाउट हिस्टोन पाया जाएगा। तो देखो बैक्टीरिया में आप क्या बोलोगे, नो, क्योंकि मैं बताया था कि यहाँ पे कोई भी हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है। आर्किया में आप देखोगे कि कुछ कुछ जगहों पे या कुछ ऑर्गेनिज्म में हिस्टोन लाइक स्ट्रक्चर्स पाया जाता है, तो इसलिए यहाँ पे मेंशन किया गया है सम। जबकि आप यूकैरिया में अगर बात करोगे तो यहाँ तो डीएनए प्लस हिस्टोन होता ही है न्यूक्लियस में, तो यहाँ पे देखो एस मेंशन है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा क्रोमोजोम्स का कि बैक्टीरिया में क्या केस होता है, तो देखो यहाँ पे देखो क्या मेंशन है, यूजुअली वन सर्कुलर क्रोमोजोम्स। तो ये भी मैं अर्लियर मेंशन किया था कि अगर आप बैक्टीरिया में देखोगे तो मोस्ट ऑफ द केसेस में एक ही क्रोमोजोम पाए जाते हैं। आगे देखो क्या है, क्रोमोजोम हैव सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस। ये तो मैं जब सेंट्रल डोग्मा पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे बताऊंगा रेप्लिकेशंस के टाइम पे कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का क्या मतलब है। बट बाय द टाइमिंग आप अपने माइंड में इस चीज़ को रखो कि बैक्टीरिया में एक ही या सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। अच्छा एक और केस है यहाँ पे, ये भी देखा जाता है कि कभी कभार ये पॉलीप्लॉइड कंडीशंस देखने के लिए मिलता है। ठीक है ना, देखो आप बात करते हो यूप्लॉइडी, आप बात करते हो डिप्लॉइडी या डिप्लॉयड, फिर बात करते हो आप ट्राइप्लॉइड, ठीक है, टेट्राप्लॉइड, सो ऑन सो फोर्थ। इसका मतलब क्या है आप थोड़ा सा समझ लो यहाँ पे। वैसे तो ये आप जेनेटिक्स में पढ़ते हो, लेकिन मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। अगर यूनिप्लॉइडी बोला गया है तो सिंगल सेट ऑफ क्रोमोजोम्स रहेगा। ठीक है, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोजोम है तो आप उसको बोलोगे यूनिप्लॉइडी। अगर डिप्लॉयड बोला गया है तो यहाँ पे क्या रहेंगे, डबल सेट ऑफ क्रोमोजोम रहेंगे, एक मदर के साइड से आएगा और एक फादर के साइड से, जो कि मोस्ट ऑफ द यूकैरियोट में आप यही कंडीशंस को देखते हो। अगर ट्राइप्लॉइडी है तो ट्रिपल सेट रहेगा, टेट्राप्लॉइडी है तो 4 सेट रहेगा, और इस तरीके का केस आप मोस्टली प्लांट में पढ़ते हो। ठीक है ना, तो बाय द टाइमिंग आप ये समझो कि जो बैक्टीरियल क्रोमोजोम है नंबर में 1 रहेंगे मोस्ट ऑफ द केसेस में, इनके पास में सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन रहेगा, और कभी कभी कुछ केसेस में पॉलीप्लॉइडी वाली कंडीशंस भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। देन आर्किया में अगर मैं बात करूँ तो देखो यहाँ पे क्या है, वन सर्कुलर क्रोमोजोम। ठीक है, वैसा ही कंडीशन है। सम हैव क्रोमोजोम विथ मल्टीपल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अब ये देखो थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक्स यूकैरियोट के जैसा शो कर रहा है, क्योंकि यूकैरियोट में भी क्या होता है, मल्टीपल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, और वही कंडीशन आपको आर्किया भी शो कर रहा है, एंड सम आर पॉलीप्लॉइड। तो ये बात भी मैं आपको बताया था कि जो आर्किया है ये दोनों के साथ में सिमिलरिटी को शो करता है। कुछ नेचर्स ये अपने पास बैक्टीरियल का रखता है और कुछ ये यूकैरियोट्स का रखता है। अच्छा अगर मैं जब यूकैरियोट का बात करूंगा तो यहाँ पे देखो क्या क्या है, मल्टीपल क्रोमोजोम्स तो मल्टीपल रहेंगे, इसके अलावा लीनियर रहेंगे विथ मल्टीपल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एंड यूजुअली डिप्लॉयड। ठीक है ना, तो यूकैरियोट्स में जो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अगर प्लांट को हटा दिया जाए, कुछ प्लांट को हटा दिया जाए तो यहाँ पे जो कॉमन कंडीशन है वो क्या है, डिप्लॉयड। ठीक है, जबकि इन लोगों में क्या हो सकता है, पॉलीप्लॉइड भी हो सकता है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखना। अच्छा अगर मैं बात करूंगा प्लाज्मिड्स, अच्छा प्लाज्मिड्स क्या होता है ये तो मैं आगे इसी लेक्चर में बताऊंगा आपको कि प्लाज्मिड्स क्या होता है, लेकिन अभी समझो आप, बैक्टीरिया में क्या प्लाज्मिड होगा, यस डेफिनेटली होगा। आर्किया में होगा, लेकिन क्या यूकैरियोट में होगा, रेयरली देखा जाता है। ठीक है ना, और ये भी हायर यूकैरियोट्स में आपको देखने के लिए नहीं मिलता है, आपको ईस्ट वगैरह में देखने के लिए मिल जाता है, जो कि एक तरीके का फंगस है, वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। तो ये रेयरली पाया जाने वाला स्ट्रक्चर है।
अगर मैं बात करूंगा इंट्रॉन इन जीन्स, तो इंट्रॉन्स के बारे में बताया था कि ये नॉन प्रोटीन सिंथेसाइजिंग जीन के तौर पे पाए जाते हैं। तो बैक्टीरिया में क्या होगा, क्योंकि सिंगल ही क्रोमोजोम है तो रेयरली देखने के लिए मिलता है। एंड सेम कंडीशंस हैपेंड विथ आर्किया, और आप यूकैरियोट में देखोगे तो यहाँ पे होगा। अगर आप यूकैरियोटिक क्रोमोजोम्स को देखोगे तो वहाँ पे कुछ फंक्शनल जीन होंगे, कुछ नॉन फंक्शनल जीन होंगे। जो फंक्शनल जीन होते हैं आप उनको एक्सॉन्स बोलते हो, और जो नॉन फंक्शनल उनको आप इंट्रॉन बोलते हो। अच्छा, फंक्शनल और नॉन फंक्शनल हम किस बेसिस पे बात कर रहे हैं? प्रोटीन के सिंथेसिस करने के बेसिस पे मैं बात कर रहा हूँ, तो आप इस बात को भी ध्यान रखोगे। अच्छा बताओ, क्या न्यूक्लियोलस होगा बैक्टीरिया में? न्यूक्लियोलस नो, नहीं होगा। और आर्किया में होगा? नहीं होगा। यूकैरिया में होगा? यस। न्यूक्लियस के अंदर में एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जिसको आप न्यूक्लियोलस बोलते हो, ये पाया जाएगा। अच्छा, मैं यहाँ पे देखो मेंशन किया हूँ माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ईआर, गोल्जी एंड लाइसोसोम्स ऑब्जर्व्ड। क्या ये सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स बैक्टीरिया में पाया जाएगा? नहीं पाया जाएगा। आर्किया में पाया जाएगा? नहीं पाया जाएगा। क्या यूकैरिया में पाया जाएगा? यस, पाया जाता है। ये सब यूकैरिया में पाए जाएंगे। देन नेक्स्ट मैं बात करता हूँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड्स। ठीक है, अब देखो ये तो मैं बताया था ना कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होना क्या है, यूनिवर्सल है। अगर किसी भी आपको ऑर्गेनिज्म को अगर सेल कंसिडर कर रहे हो तो उसके पास में प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होगा ही होगा, लेकिन क्या इसमें डिफरेंसेस है या क्या अलग इनको बनाता है वो चीज़ देखो। अगर मैं बैक्टीरिया का प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में बात करूंगा तो यहाँ आपको क्या देखने के लिए मिल जाएगा, स्टरलिंक्ड फॉस्फोलिपिड एंड सम हैव स्टेरॉल्स। ठीक है, आप ध्यान रखना कि यहाँ पे क्या है, स्टरलिंक्ड है। ठीक है, और अगर मैं आर्किया में बात करूंगा तो यहाँ पे देखो क्या है, ग्लिसरॉल डाई ईथर्स एंड ग्लिसरॉल टेट्राईथर्स। तो देखो जैसे अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप बीएससी स्टूडेंट हो और आपको सीयूईटी पीजी वगैरह का एग्जाम देना है, या इन फ्यूचर अगर आप गेट वगैरह का एग्जाम दोगे, वहां पे इस तरीके का इंफॉर्मेशन से क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। आप इसको सेपरेटली एक जगह पे लिख करके रखोगे और आप इसको मेमोराइज करना कि अगर बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो वहां पे स्टरलिंक्ड रहेगा, और अगर आर्कियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो वहां पे ग्लिसरॉल डाई ईथर एंड डाईग्लिसरॉल टेट्रा ईथर्स आपको देखने के लिए मिलता है। अगर वहीं पे मैं बात करूंगा यूकैरिया का तो यहाँ पे भी क्या होता है, स्टरलिंक्ड फॉस्फोलिपिड्स एंड स्टेरॉल्स होता है। ठीक है ना, तो यूकैरियोट्स में तो स्टेरॉल्स भी रहेगा और स्टरलिंक भी रहेगा। तो आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जब स्ट्रक्चर पढ़ते हो बैक्टीरिया का या यूकैरियोट का तो आप सेम ही पढ़ते हो, क्योंकि यहाँ पे भी देखो स्टरलिंक्ड फॉस्फोलिपिड है और यहाँ पे भी स्टरलिंक्ड फॉस्फोलिपिड है। यहाँ पे कुछ में स्टेरॉल, कुछ में इन द सेंस मैं आपको मेंशन किया था प्रीवियसली, माइकोप्लाज्मा में आपको देखने के लिए मिलता है, बाकी में तो कहीं नहीं मिलेगा। और यहाँ पे ऑलमोस्ट ऑर्गेनिज्म में स्टेरॉल आपको देखने के लिए मिलता ही मिलता है। ठीक है ना। देन नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा फ्लैजिला, तो फ्लैजिला का अगर ये एक लोकोमोटरी ऑर्गन के तौर पे काम करता है, तो अगर देखो मैं फ्लैजिला का बात करूंगा बैक्टीरिया में तो सब माइक्रोस्कोपिक इन साइज है। अगेन आपको इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होगी। ठीक है, और वो भी स्पेशल टाइप का माइक्रोस्कोप का आवश्यकता पड़ेगा। आप नॉर्मल सामान्य लाइट माइक्रोस्कोपी में माइट भी नहीं भी देख सकते हो, क्योंकि काफ़ी स्मॉल स्ट्रक्चर होते हैं। फिलामेंट कंपोज्ड ऑफ सिंगल टाइप ऑफ फ्लैजिलिन प्रोटीन। आप इस चीज़ को बाय द टाइमिंग माइंड में रखो कि जो बैक्टीरियल फ्लैजिला है ये एक स्पेशल प्रोटीन से मिलकर के बना हुआ होता है और इस प्रोटीन का नाम फ्लैजिलिन होता है। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। अगर मैं वहीं पे बात करूंगा आर्किया का, आर्किया में देखो क्या है, सब माइक्रोस्कोपिक इन साइज। अगेन इसको वैसे ही आपको देखना पड़ेगा माइक्रोस्कोप की सहायता से। फिलामेंट्स कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ आर्केलिन प्रोटीन्स। ठीक है, तो आप ये चीज ध्यान में रखना कि बैक्टीरिया में सिंगल टाइप ऑफ प्रोटीन से मिलकर के बना हुआ था और आप उस प्रोटीन को फ्लैजिलिन प्रोटीन बोलते हो, जबकि अगर आर्किया में बात करोगे तो एक से ज्यादा प्रोटीन से मिलकर के बना हुआ है और उस प्रोटीन का नाम क्या है, आर्केलिन। ये सब याद रखना, फ्लैजिला बनाने वाले प्रोटीन है ये, और फ्लैजिला एज ए लोकोमोटरी ऑर्गन काम करता है। अगर वहीं पर आप यूकैरियोट्स में बात करोगे तो ये माइक्रोस्कोपिक इन साइज होता है, आप इसको नॉर्मल माइक्रोस्कोप से देख पाओगे। मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, यूजुअली 20 माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर के बने हुए होते हैं, और यहाँ पे एक आपको पैटर्न या अरेंजमेंट देखने के लिए मिलता है। आप इसको बोलते हो 9+2 अरेंजमेंट। ठीक है ना, ये 2 सेंटर में होता है और ये जो 9 होंगे ये ऐसे ऐसे पेरिफ्री में होते हैं। आपको इस तरीके से पेरिफ्री में देखने के लिए मिल जाता है और 2 ऐसे सेंटर में रहेंगे। आप इसको बोलते हो 9+2 अरेंजमेंट। इन फ्यूचर इसको पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करोगे सेल वॉल का, ठीक, और सेल वॉल में भी क्या, पेप्टिडोग्लाइकॉन। ठीक, और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो अगर बैक्टीरिया का सेल वॉल आप देखोगे
तो पेप्टिडोग्लाइकॉन से मिलकर के बना हुआ होता है। अच्छा, कहीं कहीं पे इसी को म्यूरिन लिख दिया जाता है, मेंशन होता है। तो अगर कहीं पे म्यूरिन लिखा हुआ हो या पेप्टिडोग्लाइकॉन लिखा हुआ तो आप ध्यान रखना है बैक्टीरियल सेल वॉल का बात किया जा रहा है। आर्किया में ये स्ट्रक्चर नहीं होता है और यूकैरिया में भी नहीं होता है। यूकैरिया में एक्सक्लूसिवली आप किसका बात करते हो, आप बात करते हो सेलुलोज का, और आप बात करते हो पेक्टिन का, और आप बात करते हो काइटिन का। ठीक है, वैसे तो एनिमल के पास में कोई भी सेल वॉल लाइक स्ट्रक्चर्स पाया नहीं जाएगा एनिमल सेल्स में। आप प्लांट सेल में देखोगे तो वहाँ पे सेलुलोज और पेक्टिन रहेगा, और अगर आप फंगल सेल देखोगे तो वहाँ पे काइटिन होता है। आप इस चीज़ को भी ध्यान रखना। अच्छा, मैं एक और यहाँ पे स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करना चाहूँगा, दैट इज राइबोसोम। ठीक है ना, आप देखो यहाँ पे मैं लिखा हूँ राइबोसोम साइज एंड स्ट्रक्चर। आप बहुत बचपन से पढ़ते हो तो 70S टाइप ऑफ राइबोसोम एंड 80S टाइप ऑफ राइबोसोम्स। तो वही बात यहाँ पे मेंशन है कि अगर आप बैक्टीरिया में देखोगे तो 70S। अच्छा, इस S का मतलब है स्वीडबर्ग यूनिट। ठीक है ना, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको आइडेंटिफाई किया था और इसके बारे में अर्लियर इन्फॉर्मेशन देने का काम किया था। तो उन्हीं के नेम के बेसिस पे इसको बोल दिया जाता है स्वीडबर्ग यूनिट, या कहीं कहीं पे मेंशन होता है सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट। ठीक है, तो बाय द टाइमिंग आप इन दोनों नाम को प्रीफर कर सकते हो। अच्छा, इनके स्ट्रक्चर में क्या क्या रहेगा, 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ RNAs होंगे। इसके अलावा 49 to 59 राइबोसोमल प्रोटीन्स पाए जाते हैं। तो आप बात को समझो कि जो राइबोसोम्स का स्ट्रक्चर है उनको बनाने में RNA पार्टिसिपेट करते हैं और प्रोटीन पार्टिसिपेट करते हैं। जो RNA होंगे वो 3 होंगे बैक्टीरिया के केस में, और 49 to 59 राइबोसोमल प्रोटीन्स होंगे। देखो यहाँ पे एक रेंज दिया हुआ है ना, इसके बीच में भी हो सकता है, कहीं पे अगर 49 मेंशन है, कहीं पे 52 मेंशन है, या फिर कहीं पे 53 मेंशन है, तो आप समझ जाना कि मतलब रेंज इसी रेंज के बीच में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर जब आप आर्किया में देखोगे तो आर्किया में भी 70S टाइप ऑफ राइबोसोम्स होता है, और यहाँ पे भी 3 तरीके का RNAs पाया जाएगा, और 58 to 68 राइबोसोमल प्रोटीन होता है। तो यही देखो यहाँ पे मेजर डिफरेंस है कि इनके पास में क्या था 49 to 59, जबकि अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा आर्किया के केस में तो 58 से लेकर के 68 प्रोटीन्स पाए जाएंगे, राइबोसोमल प्रोटीन्स पाए जाएंगे। अगर मैं वहीं पे बात करता हूँ यूकैरिया का या यूकैरियोट का, तो इनमें आप बोल तो 80S टाइप ऑफ राइबोसोम्स पाया जाता है, और यहाँ पे देखो 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ RNAs पार्टिसिपेट करते हैं, और यहाँ पे जो राइबोसोमल प्रोटीन होता है वो 78 to 80 के नंबर में होगा। ठीक है, प्रोटीन का नंबर है। ठीक है, अमीनो एसिड का नंबर मत समझना, प्रोटीन का नंबर। ठीक है, राइबोसोमल प्रोटीन। अगर मैं नेक्स्ट बात करूंगा साइटोस्केलेटन का, तो बैक्टीरिया में रूडिमेंटरी होता है। ठीक है, यानी कि नॉन फंक्शनल है, मतलब इनका कोई वो काम नहीं होता है या नहीं पाया जाता है। आर्किया में भी सेम चीज़ है, जबकि अगर आप यूकैरिया का बात करोगे तो यहाँ पे तो साइटोस्केलेटन प्रॉपर तरीके से पाए जाते हैं और इनका फंक्शंस भी होता है। तो ये एक डिफरेंस था या कंपैरिजन स्लाइड था बिटवीन बैक्टीरिया, आर्किया एंड यूकैरिया। बट एज अ कॉलेज स्टूडेंट आप बोलोगे अगर एग्जाम में आ गया लिखने के लिए डिफरेंस, तो क्या ये लिखेंगे? बिल्कुल भी नहीं, आप इसको नहीं लिखोगे, एग्जाम में आप इसको लिखोगे। 5 मार्क्स में शॉर्ट नोट्स में आपसे पूछ लिया जाता है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। आप इसको 2 बार पढ़ना और 1 बार बिना देखे लिखने का कोशिश करना। आप डेफिनेटली एग्जाम में इस डिफरेंस को लिख पाओगे और आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। देखो ये क्या बोलता है, अगर पीछे वाला आप समझ गए होंगे तो यहाँ पे आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, देखो यहाँ पे क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, क्या बताओ प्रोकैरियोट में पाया जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, तो अब्सेंट है। और यूकैरियोट में पाया जाएगा तो प्रेजेंट है। DNA कॉम्प्लेक्स विथ हिस्टोन पाया जाएगा? नहीं, अब्सेंट। क्या यूकैरियोट में पाया जाएगा? ऑफकोर्स पाया जाएगा, तो प्रेजेंट। नंबर ऑफ क्रोमोजोम 1, और यहाँ पे देखो ये मैं क्या मेंशन किया हूँ, मोस्टली। ठीक है ना, कि अगर मैं बात कर रहा हूँ नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन द केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल 1 होगा मोस्टली। क्या मैं यहाँ पे ऑलवेज लिखा हूँ क्या? नहीं। तो आप बच करके रहना, क्वेश्चंस में देखना क्या दिया हुआ है। आप हमेशा मोस्टली वाले केस में जाना, आप ऑलवेज वाले के साथ में मत जाना। ठीक है, क्योंकि वो गलत भी हो सकता है। और यूकैरियोट सेल में क्या होता है? मोर देन 1 होता है। अगर आप माइटोसिस और मियोसिस का बात करोगे तो क्या प्रोकैरियोट सेल में होता है? नहीं होता है, अब्सेंट है। और यूकैरियोट सेल में होता है, प्रेजेंट है। अगर मैं बात करूंगा स्टेरॉल इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो स्टेरॉल तो अब्सेंट होता है एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा, ये भी मैं बताया हूँ। और अगर यूकैरियोटिक सेल का बात करोगे आप तो यहाँ पे तो स्टेरॉल पाया जाएगा, तो ये देखो मैं यहाँ पे प्रेजेंट लिखा हूँ। अगर आप राइबोसोम्स का बात करोगे तो 70S टाइप ऑफ राइबोसोम्स साइटोसोल में पाया जाएंगे, और यूकैरियोट के केस में 80S टाइप ऑफ साइटोसोल में पाया जाएगा। लेकिन अगर मैं यहीं पे बात करता हूँ कि 70S टाइप ऑफ भी पाए जाएंगे, तो ये कहाँ पाए जाएंगे? माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। आप
इस चीज़ को ध्यान में रखना कि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स में 70S टाइप ऑफ राइबोसोम्स पाए जाते हैं, बट ये तो ऑर्गेनेल के अंदर में है ना। अगर आप साइटोसॉल में देखोगे तो यूकैरियोट के केस में आपको 80S देखने के लिए मिलता है। अगर मैं बात करूंगा यूनिट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल का, तो प्रोकैरियोट में तो ये अब्सेंट रहेगा, ठीक है। और अगर मैं बात करूंगा यूकैरियोट में तो ये प्रेजेंट होता है। देन अगर मैं सेल वॉल के स्ट्रक्चर के बारे में बात करूंगा तो प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इन यूबैक्टीरिया इट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकॉन। ये बात आप ध्यान में रखना कि प्रोकैरियोट में जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के पास में जो सेल वॉल होता है पेप्टिडोग्लाइकॉन का बना हुआ होता है। और अगर मैं वहीं पे बात करूंगा यूकैरियोट में, तो अगर प्लांट है तो वहाँ पे सेलुलोज रहेगा मेजर कंपोनेंट के तौर पे, और अगर फंगी है तो वहाँ पे काइटिन रहेगा, और एनिमल के केस में तो कोई भी सेल वॉल पाया नहीं जाता है। अच्छा, अगर आप रेगुलर मेरे लेक्चर को देख रहे होंगे, जो कि इससे पहले मैं 2 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ, अगर आप वो समझे होंगे, देखे होंगे, तो यहाँ पे मैं कोई भी नया इन्फॉर्मेशन बता ही नहीं रहा हूँ। सारा ये इन्फॉर्मेशन प्रीवियस लेक्चर से एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे रखे गए हैं। तो अगर आप उस लेक्चर को देखोगे और अगर आपको वो समझ में आ जाएगा, तो इस तरीके का डिफरेंस लिखने के लिए आपको अलग से याद करने की आवश्यकता है ही नहीं है, आप वहीं से समझ करके एक्सट्रैक्ट करके लिख लेते हो। देन देखो, नेक्स्ट मैं बात करूंगा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। वो तो डिफरेंसेस का बात हो गया, कंपैरिजन भी हमने कर लिया, उसका मीनिंग क्या है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का, ये भी हम देख लिए। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स। ये देखो एक 3D डायग्राम है, और आप यहाँ पे देखो, आप देखोगे तो आपका बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा, ठीक है ना। देखो मैं यहाँ से बात करता हूँ, सबसे पहले मैं लेकर के चलता हूँ। ये देखो आउटर एक आपको इस तरीके से कोट लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहा है, आप इसको क्या बोलते हो, कैप्सूल बोलते हो। ये जो बाहर बाहर स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये बैक्टीरिया में क्या दिख रहा है आपको, बैक्टीरिया का कैप्सूल है। अच्छा, यहाँ पे जो आप डॉटेड स्ट्रक्चर्स देख रहे हो, आप इसको क्या बोलते हो, राइबोसोम्स। और ये प्रोकैरियोट है तो इसमें कैसा राइबोसोम्स होगा, नो डाउट 70S टाइप ऑफ होगा। जो आप ये येलो कलर से देख रहे हो, ये क्या है, सेल वॉल है। और जो इसका सेल वॉल होगा वो किस चीज़ का बना हुआ होगा, बताओ, अभी बताया हूँ, पेप्टिडोग्लाइकॉन का। और ये स्ट्रक्चर जो आप इसके अंदर देख रहे हो, तो ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसा यूकैरियोट का होगा वैसा ही प्रोकैरियोट का भी होगा, ठीक है। आप माइकोप्लाज्मा को छोड़ देना, उसमें स्टेरॉल होता है, बाकी किसी भी प्रोकैरियोट में स्टेरॉल उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन में नहीं पाया जाएगा। अच्छा, आप यहाँ तक देखे हो तो आपको देखो 3 लेयर दिख रहा है, आउटर, कैप्सूल। अच्छा, ये किसी बैक्टीरिया में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये कॉमन केस नहीं है। कॉमन क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होना, सेल वॉल का होना, ठीक है ना, इन दोनों का होना। सेल वॉल बीच वाला है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे इनर वाला लेयर है। देन ये देखो क्या है, ये जो आप इस तरीके का स्ट्रक्चर देख रहे हो, आप इसको बोलते हो एक्स्ट्रा सेलुलर वेसिकल। इस तरीके का स्ट्रक्चर भी बना सकता है बैक्टीरिया। और ये जो आप ऐसे इस तरीके से हेयर लाइक स्ट्रक्चर बाहर जो आप निकला निकला देख रहे हो, आप इसको बोलते हो पिली या फिर पिलाई भी बोल सकते हो आप। और ये जो आपको ब्लू कलर से दिखाया गया है यहाँ पे, ये है इसका न्यूक्लियोइड। तो मैं अभी मेंशन किया था कि प्रोकैरियोट के केस में या बैक्टीरिया के केस में न्यूक्लियस तो नहीं होता है, लेकिन वैसा ही काम करने के लिए यहाँ पे न्यूक्लियोइड होता है। तो कहीं कहीं पे न्यूक्लियोइड मेंशन होता है या कहीं कहीं पे इंसिपिएंट न्यूक्लियस मेंशन होता है, ठीक है ना। आप डायरेक्ट न्यूक्लियस टर्म यूज नहीं करते हो, आप इंसिपिएंट न्यूक्लियस टर्म यूज करते हो या फिर न्यूक्लियोइड टर्म यूज करते हो। इसके अलावा ये जो आप स्ट्रक्चर्स देख रहे हो, ये है इंक्लूजन बॉडीज। और आप ये देखो जो बाहर ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, आप इसको बोलते हो फ्लैजलम, ठीक है। अगर बैक्टीरिया है तो आप यहाँ पे बात करोगे फ्लैजलम, ठीक है। और अगर आर्किया रहेगा तो आर्किया में आपको आर्किलम देखने के लिए मिलेगा, जो कि इनको लोकोमोशन प्रोवाइड करने में हेल्प करता है, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे मेंशन नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ कि ये देखो जो इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर अंदर की तरफ इस तरीके से इनफोल्ड हो जाए और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ऐसे बना लेता है, आप इसको बोलते हो मीजोजोम्स, ठीक है, जो कि रिस्पिरेटरी सेंटर के जैसा काम करता है, ठीक है ना। जैसे हमारे अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, यूकैरियोट के अंदर में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, वहीं पे जो कि आप देखते हो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन है वो चल रहा होता है, ऑपरेट होता है, तो वो चीज़ होने के लिए यहाँ पे मीजोजोम होता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखना, इस डायग्राम में वो नहीं मेंशन था तो मैं आपको बता दिया, ठीक है। अच्छा, आप देखो यहाँ पे हर एक स्ट्रक्चर का क्या उसका फंक्शंस है वो मेंशन किया गया है। तो आप इस टेबल में देखो और आप
बाय द टाइमिंग समझोगे। सबसे पहले देखो मैं मेंशन किया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब इसके यहाँ पे फीचर्स या आप बोल सकते हो फंक्शन मेंशन है, आप उसको देखो। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे होंगे? सेलेक्टिवली परमिएबल बैरियर की तरह। तो सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या है? कुछ सब्सटेंसेस को ये सेल के आउटसाइड से इनसाइड जाने देंगे या इनसाइड से आउटसाइड जाने देंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड चार्ज, ठीक है। इसके बारे में तो मैं डिटेल में जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, बट बाय द टाइमिंग आप अपने माइंड में इस चीज़ को रखो कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ये सेलेक्टिवली परमिएबल बैरियर है, मतलब कुछ सब्सटेंसेस को अंदर जाने देगा, कुछ को नहीं भी जाने देगा, सेलेक्टिव मैनर में काम करता है। नेक्स्ट आप देखो, आप इसको क्या मेंशन करते हो? मैकेनिकल बाउंड्री ऑफ सेल, तो सेल का मैकेनिकल बाउंड्री है। न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो अगर सेल से किसी भी वेस्ट मटेरियल को बाहर जाना है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होकर के जाएगा। कोई न्यूट्रिएंट अंदर आना है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होकर के आएगा। आप इस चीज़ को ध्यान में रखना। इसके अलावा लोकेशन ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, यानी कि आप रिस्पिरेशन या फोटोसिंथेसिस, इसी को ही हमने क्या बोला कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इनफोल्डेड स्ट्रक्चर है, आप उसी को बोलते हो मिजोजोम। वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में ये हेल्प करेगा, रिस्पिरेशन और कुछ बैक्टीरिया होते हैं फोटोसिंथेटिक, इसी का एक्सटेंशन होता है। डिटेक्शन ऑफ एनवायरमेंटल कूज फॉर कीमोटैक्सिस, ठीक है। और इनमें भी एक सिग्नलिंग का प्रोसेस चलता है जिसको आप बोलते हो कीमोटैक्सिस, ठीक है। कुछ केमिकल्स के प्रेजेंस में या अब्सेंस में ये अपना एक स्पेसिफिक लोकोमोशन शो करते हैं, उसको आप बोलते हो कीमोटैक्सिस, तो वो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के हेल्प से ही कर पाते हैं। देन नेक्स्ट आप बात करते हो गैस वैक्यूल का। इनके अंदर में आपको स्ट्रक्चर देखने के लिए मिल जाता है जिसको बोलते हो आप गैस वैक्यूल। ये क्या होता है? एन इंक्लूजन दैट प्रोवाइड बायोन्सी फॉर फ्लोटिंग इन एक्वाटिक एनवायरनमेंट। ओके, नाउ सी हियर, आप पिछले स्लाइड में आ पाओ। आप यहाँ पे देखो क्या लिखा गया है? इंक्लूजन। एक इंक्लूजन आपको देखो यहाँ पे दिख रहा है, एक इंक्लूजन आपको यहाँ पे दिख रहा है, उसी का बात किया जा रहा है। अगर ये बैक्टीरिया एक्वाटिक मीडियम में या कंडीशंस में पाया जा रहा है तो बायोन्सी मतलब उसको बैलेंस करने के लिए, फ्लोट करने में ये बैलेंस प्रोवाइड करता है। आप इस चीज़ को ध्यान में रखो। देन राइबोसोम्स अभी बताया, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा, और ये कौन सा राइबोसोम्स होगा? 70S होगा। इसमें तो आपको कोई डाउट होता नहीं है वैसे। देन नेक्स्ट मैं बात करूंगा इंक्लूजन का, ठीक है। इंक्लूजन में स्टोरेज ऑफ कार्बन, फॉस्फेट एंड अदर सब्सटेंसेस। तो जो इंक्लूजन बॉडी है कार्बन का भी स्टोर करके रख सकता है, फॉस्फेट का भी, और जो भी अदर इसेंशियल सब्सटेंसेस होंगे उसको भी स्टोर करके रख सकता है। देन नेक्स्ट मैं बात करता हूँ न्यूक्लियोइड का, ठीक है, जो कि न्यूक्लियस के जैसा काम करता है। तो आप देखो ये क्या होता है? लोकलाइजेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जो कि डीएनए होता है। इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है कि डीएनए होगा कि आरएनए होगा। मैं पहले ही बता दिया था कि जिस भी ऑर्गेनिज्म को आप एज ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म कंसीडर करते हो उसमें जेनेटिक मटेरियल सिर्फ और सिर्फ डीएनए ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और यदि आपको कोई डाउट है आप जाइए और मेरा फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर देख करके आइए, आपको समझ में आ जाएगा। देन नेक्स्ट मैं बात करता हूँ पेरीप्लाज्मिक स्पेस का। तो ये देखो क्या है? इन टिपिकल ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। देखो आगे तो मैं ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पढ़ाऊंगा, बट अभी आप समझो जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं कंटेन्स हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स एंड बाइंडिंग प्रोटीन फॉर न्यूट्रिएंट प्रोसेसिंग एंड अपटेक, ठीक है। समझना बात को, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उनके पास में हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स ऐसे एंजाइम्स जो कि रिस्पॉन्सिबल होंगे ब्रेक डाउन करने के लिए, ठीक है। जो भी इनका न्यूट्रिएंट होगा, प्रोटीन होगा, बाइंडिंग प्रोटीन होगा, न्यूट्रिएंट को अंदर लेने के लिए, अपटेक करने के लिए। इन टिपिकल ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में बी स्मॉलर और अब्सेंट, ठीक है। तो आप ये भी माइंड में रख सकते हो कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनमें पेरीप्लाज्मिक स्पेस या तो छोटा रहेगा या तो रहेगा ही नहीं। और अगर वहीं पे मैं बात करूंगा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, तो उनके पास में हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होता है, उसके वजह से पेरीप्लाज्मिक स्पेस आपको थोड़ा लार्जर दिखाई देगा। देन नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा सेल वॉल का, तो देखो प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑस्मोटिक स्ट्रेस। सेल वॉल क्या करता है? इनको ऑस्मोटिक स्ट्रेस से प्रोटेक्ट करेगा, हेल्प मेंटेन सेल शेप, ठीक है। तो जो बैक्टीरियल सेल है उसके शेप को मेंटेन करने में सेल वॉल का भी रोल होता है, तो उसमें ये रोल प्ले करेगा। देन आप देखे थे कैप्सूल या स्लाइम लेयर्स, ये पाए जाते हैं। रेजिस्टेंस टू फैगोसाइटोसिस, अडहेरेंस टू
सरफेसेस, ठीक है। जैसे मान लो कोई बैक्टीरिया अगर किसी भी ऑर्गेनिजम्स यूकैरियोट के अंदर चला गया, सपोज करो कि कोई एक बैक्टीरिया था और वो मान लो हमारे अंदर आ गया, तो जो हमारा इम्यून सेल्स है, मैक्रोफाजेज हैं, इनको तो किल करने के लिए जाएंगे, फैगोसाइटोसिस के लिए जाएंगे। तो बैक्टीरिया बचने के लिए क्या करेगा, एक कैप्सूल का फॉर्मेशन करेगा या स्लाइम लेयर का फॉर्मेशन करेगा, जिससे वो क्या कर सकता है, फैगोसाइटोसिस को स्केप कर सकता है। इसके अलावा अडहेरेंस करने में, कोई अगर सरफेस है तो वहां पे चिपकने में भी कैप्सूल और स्लाइम लेयर हेल्प करता है। देन आप फिम्बरी और पिलाई जैसा स्ट्रक्चर भी देखते हो पाया जाता है। अटैचमेंट टू सरफेसेस, बैक्टीरियल कंजुगेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, ट्विचिंग एंड ग्लीडिंग मोटिलिटी। तो देखो जो फिम्बरी या जो पिलाई है, इसका क्या क्या फंक्शन है, पहला सरफेस के साथ अटैचमेंट होने में, दूसरा बैक्टीरिया आप 10+2 लेवल में देखते हो कि वहाँ पे लिखा रहता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको कंजुगेशन ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हो। ऑल्दो दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, लेकिन एनसीईआरटी जैसे बुक में मेंशन है और आपके माइंड में वो चीज़ तो बैठ ही जाता है, बट आप जब भी देखते हो तो आपके माइंड में वही चीज़ रिफ्लेक्ट करती है। बट अभी देखो आप, कंजुगेशन अगर हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन अगर हो रहा है, तो वहाँ पे फिम्बरी और पिलाई का रोल देखोगे। इसके अलावा ट्विचिंग एंड ग्लाइडिंग मोटिलिटी में, मतलब कि अगर झुंड में इनको क्या करना है, या आप समझ सकते हो कि अगर तेजी से इनको एक जगह से दूसरे जगह पे जाना है, बढ़ना है, तो उसमें भी ये जो फिम्बरी है और जो पिलाई है ये हेल्प करेगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूंगा फ्लैजला का, तो स्विमिंग एंड स्वार्मिंग मोटिलिटी। स्वार्मिंग मोटिलिटी का मतलब झुंड में मूव करना, गति करना, और स्विमिंग मतलब कि अगर एक्वाटिक है तो वहाँ पे इनको क्या करने, स्विम करने में हेल्प करेगा। तो फ्लैजला का ये रोल होता है। इसके अलावा एक स्ट्रक्चर और आपको देखने के लिए मिल जाता है, जिसको कि आप बोलते हो इंडोस्पोर। इंडोस्पोर क्या करता है, सर्वाइवल अंडर हार्श इन्वायरमेंटल कंडीशंस, ठीक है। हार्श इन्वायरमेंटल कंडीशंस का मतलब क्या है कि इनके अनफेवरेबल कंडीशंस में भी इनको सर्वाइव करने में हेल्प करेगा। देखो ऐसा तो है नहीं कि इनके जीवन में हमेशा फेवरेबल कंडीशन ही मिलेगा, कभी तो ऐसा होगा जब अनफेवरेबल कंडीशन आएगा, उस टाइम पे ये अपने आप को सर्वाइव कर सके, बचा सके, इसलिए वहां पे आपको देखने के लिए क्या मिल जाता है, इंडोस्पोर। तो ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो कि बैक्टीरियल सेल में पाए जाते हैं। आप इसको अपने माइंड में रखो, और अगर आपको क्वेश्चंस कहीं पे मिलता है तो आप सॉल्व कर पाओगे। इस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ से आपको देखने के लिए मिलते हैं। देन नेक्स्ट मैं बात करूंगा एनिमल सेल के बारे में, ठीक है। प्रोकैरियोट में हमने देख लिया बैक्टीरियल सेल, एंड यूकैरियोट में मैं देखूंगा एनिमल सेल और प्लांट सेल। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ एनिमल सेल के बारे में, देन इसके बाद मैं फिर बात करूंगा प्लांट सेल के बारे में, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो, मैं वहाँ पे भी स्टार्ट किया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही, आप यहाँ पे भी देखो, ये देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अच्छा, ये एक 3D स्ट्रक्चर है, ये मैं इसलिए रखा हूँ ताकि आप सेल को विजुअलाइज कर सको और चीज़ों को समझ पाओ, ठीक है। एग्जाम में तो आप इस तरीके के स्ट्रक्चर्स को नहीं बना पाते हो, आप जो बनाते आए हो बचपन से वही बनाना, लेकिन समझने के लिए, विजुअलाइज करने के लिए मैं 3D डायग्राम रखा हूँ, आप इसको देखो। ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे दिखाया गया ऐसे बाउंड्री के तौर पे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये क्या करता है, सेल को इनक्लोज करेगा, इस तरीके से पूरा सेल को ये घेर करके रखे रहेगा, ठीक है। आप ये बात करते हो। देन नेक्स्ट देखो क्या है, राइबोसोम। राइबोसोम से जो छोटे छोटे डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, ये राइबोसोम से। अच्छा, ये यूकैरियोटिक सेल है और यूकैरियोट में भी एनिमल सेल है, तो बताओ यहाँ पे कौन सा राइबोसोम होगा, 70S या 80S? एस प्लीज, 80S, नो डाउट, 80S टाइप ऑफ राइबोसोम्स होगा। अब देखो यहाँ पे इसका फंक्शंस है, अब ये कहीं पे भी मेंशन रहे अगर राइबोसोम्स है तो फंक्शंस तो वो सेम ही करेगा, दैट इज प्रोटीन सिंथेसिस। देखो आप, कॉम्प्लेक्सेस दैट मेक प्रोटीन्स फ्री इन साइटोसॉल और बाउंड टू रफ ER और न्यूक्लियर इन्वेलप, ठीक है। तो ये बात भी आप अभी समझ लो। अगर मैं बात करूं राइबोसोम का पोजीशंस का, तो ये फ्रीली साइटोसॉल में भी पाए जाएंगे। इसके अलावा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, आप दो पढ़ते हो, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उनके सरफेस पे ऐसे डॉटेड स्ट्रक्चर्स आपको देखने के लिए मिल जाता है राइबोसोम का, और इसी की वजह से उनका अपीयरेंस रफ लाइक हो जाता है, तो आप उसको बोलते हो RER। अगेन सुनना, अगर मैं बात कर रहा हूं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम इस वजह से बात कर रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर में राइबोसोम्स पाया जा रहा है। राइबोसोम्स के पाए जाने की वजह से जो उनका अपीयरेंस है वो रफ लाइक आपको दिखेगा, इसलिए आप उसको बोल देते हो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, तीसरा जो इनका लोकेशन है कहाँ पे हो सकते हैं, ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का जो ये आउटर मेम्ब्रेन है ना, आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर में भी पाए जा सकते हैं। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि कोई यूकैरियोटिक सेल है और आप बताओ वहां पे लोकेशन कि राइबोसोम्स कहाँ कहाँ पाया जा सकता है।
पॉसिबली आप क्या बताओगे, फ्री फॉर्म में साइटोसॉल में, एंड ER के ऊपर में तो आप उसको बोलोगे RER, और न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन में तो कोई यूकेरियोटिक सेल के पास में 3 ऐसे जगह हैं या 3 ऐसे साइट हैं जहां पे कि आप देखते हो राइबोसोम्स पाया जा सकता है। ठीक है, देन नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो आप देखो गोल्जी अपैरेटस का बात करते हो। ठीक है ना, ये जो स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, आप ये न्यूक्लियस इसको मानो, और ये देखो ER है, और इसके जस्ट साइड में क्या है, गोल्जी अपैरेटस है। ये क्या करते हैं, ऑर्गेनेल एक्टिव इन सिंथेसिस, मॉडिफिकेशन, सॉर्टिंग एंड सिक्रीशन ऑफ सेल प्रोडक्ट्स। ठीक है, समझना, आप पढ़ते हो प्रोटीन के मॉडिफिकेशंस के बारे में, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस, एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन, ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन, यहीं पे होगा, ER में भी होता है, गोल्जी में भी होगा। इसके अलावा प्रोटीन को अगर सॉर्टिंग करना है, मतलब उसका जो डेस्टिनेशन है वहां पे भेजना है, और कौन से प्रोटीन का, जो सिक्रेटरी नेचर का प्रोटीन है। ठीक है ना, जो सिक्रेटरी प्रोटीन है उसको सॉर्ट कराने में ये हेल्प करेगा, सेल से बाहर सिक्रीट कराने में ये हेल्प करेगा, तो गोल्जी का ये फंक्शंस होता है। ठीक है, वैसे आप 10+2 लेवल में देखते हो, बुक में मेंशन होता है पोस्टमैन। ठीक है, ऐसे करके पोस्टमैन ऑफ द सेल गोल्जी अपैरेटस। अब इसको बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, ये तो जब मैं सेल ऑर्गेनेल पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो स्ट्रक्चर जो ऐसे सर्कुलर फॉर्म में, आप इसको बोलते हो लाइसोसोम। लाइसोसोम के पास में आपको क्या देखने के लिए मिल जाता है, डाइजेस्टिव ऑर्गेनेल के तौर पे आप जानते हो, जिसके पास में माइक्रोमोलिक्यूल आर हाइड्रोलाइज्ड। आप बाय द टाइमिंग आप समझो कि लाइसोसोम के पास में डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है ना, ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम होंगे ये क्या हो सकते हैं, ये प्रोटीएजेज हो सकते हैं जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, लाइपेजेज हो सकते हैं जो कि लिपिड को डाइजेस्ट करेगा, न्यूक्लिएजेज हो सकते हैं जो कि DNA या RNA को डाइजेस्ट करेगा। इस तरीके से मोर देन 40 टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं। इसके अंदर का जो pH होता है एसिडिक होता है, हाईली एसिडिक होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स के तौर पे काम करते रहता है। देन नेक्स्ट आप देखो, आपका मन पसंदीदा ऑर्गेनेल आ गया जिसको क्या आप बोलते हो, माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया कम और आप पावर हाउस ऑफ द सेल ज़्यादा बोलते हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या मेंशन है, माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेल वेयर सेलुलर रिस्पिरेशन अकर एंड मोस्ट ATP इज जनरेटेड। ठीक है ना, तो जब आप सेलुलर रिस्पिरेशन यानी कि एरोबिक रिस्पिरेशन का बात करते हो, और जो ATP का जनरेशन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होता है। आप यहीं पे पढ़ते हो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, क्रेब साइकिल, इस तरीके की चीज़ों का आप माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में ही स्टडी करते हो, तो ये चीज़ है। देन नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या मेंशन है, परऑक्सीसोम्स है। परऑक्सीसोम्स का क्या काम होता है, ऑर्गेनेल विथ वेरियस स्पेशलाइज्ड मेटाबॉलिक फंक्शंस प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन परऑक्साइड एज अ बाई प्रोडक्ट एंड देन कन्वर्ट इट्स वाटर। तो जो आप देखते हो H2O2 का फॉर्मेशन होते रहता है ना, वो परऑक्सीसोम में ही होता है, तो आप इस चीज को ध्यान में रखना। इसके अलावा देखो कुछ एनिमल सेल्स में आपको इस तरीके से एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस देखने के लिए मिल जाता है। आप इसको बोलते हो माइक्रोविलाई। बेसिकली माइक्रोविलाई का जो फंक्शंस होता है ये क्या है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए होता है। ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो कि बाहर निकले हुए होते हैं, आप इसको माइक्रोविलाई बोलते हो, और ये सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए होता है। आप जो इंटेस्टाइनल सेल वगैरह देखते हो, इंटेस्टाइन वगैरह में आप माइक्रोविलाई लाइक स्ट्रक्चर देखते हो, तो वहाँ पे जो है कि सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए होता है। देन नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो एक और स्ट्रक्चर्स आपको देखने के लिए मिल जाता है जिसको आप बोलते हो साइटोस्केलेटन। ठीक है, साइटोस्केलेटन क्या करेगा, रिफोर्स सेल शेप, फंक्शन इन सेल मूवमेंट, कंपोनेंट्स आर मेड ऑफ प्रोटीन। ठीक है, देखो बेसिकली जब आप साइटोस्केलेटन का बात करोगे तो साइटोस्केलेटन सेल के शेप और सेल के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और ये 3 जो मेजर प्रोटीन है उनसे मिलकर के बना होता है। आप एक को बोलते हो माइक्रोफिलामेंट्स, दूसरे को बोलते हो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, और तीसरे को बोलते हो माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये तीनों ही मिल करके साइटोस्केलेटन को बनाता है। देन नेक्स्ट आप बात करते हो सेंट्रोसोम का, और ये एक्सक्लूसिवली एनिमल सेल में पाया जाता है। प्लांट सेल में आपको सेंट्रोसोम जैसा स्ट्रक्चर देखने के लिए नहीं मिलता है। रीजन्स वेयर द सेल्स माइक्रोट्यूब्यूल और इनिशिएटेड कंटेन अ पेयर ऑफ सेंट्रियोल। ठीक है, इनके पास में एक पेयर में, आप यहाँ पे देखो, देखने का कोशिश करो, ये एक सेंट्रियोल, ये दूसरा सेंट्रियोल है, ये सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करता है और हेल्प करता है। देन माइट भी कुछ सेल्स में फ्लैजला लाइक स्ट्रक्चर देखने के लिए मिल सकता है। तो देखो आप यहाँ पे मेंशन है मोटिलिटी स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन सम एनिमल सेल्स कंपोज। अच्छा, यहाँ पे देखो सम एनिमल सेल्स है ना, तो आप सभी एनिमल सेल में फ्लैजला पाया जाएगा नहीं,
कुछ ही सेल्स में पाया जाएगा। क्लस्टर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल विद इन एन एक्सटेंशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इसके पास में माइक्रोट्यूब्यूल्स होगा और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन होता है, जो कि बेसिकली ये मोटिलिटी में हेल्प करेगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो होता है, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी हमने बताया कि जिसके ऊपर राइबोसोम्स पाया जाएगा आप उसको बोलते हो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिसके ऊपर नहीं पाया जाएगा राइबोसोम्स आप उसको बोलते हो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका देखो फंक्शंस तो मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि अगर अभी मैं यहाँ पे फंक्शन एक्सप्लेन करने लग जाएगा तो आप समय काफ़ी लग जाएगा और आप क्लास काफ़ी खींच जाएगा। देन नेक्स्ट देखो, अगर आप न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देखते हो तो यहाँ पे आप सबसे आउटर स्ट्रक्चर के तौर पे न्यूक्लियर इन्वेलप होता है, जो कि डबल मेम्ब्रेन इनक्लोज स्ट्रक्चर है। अंदर में आप देखोगे ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ठीक है, आप इसको क्या बोलते हो, न्यूक्लियोलस बोलते हो। नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ऑफ राइबोसोम्स। अ न्यूक्लियस हैज वन और मोर न्यूक्लियोलाई, ठीक है। तो एक न्यूक्लियस के पास में एक न्यूक्लियोलस हो सकता है या एक से ज़्यादा भी हो सकता है, और यहीं पे राइबोसोम का फॉर्मेशन होता है। तो राइबोसोम्स का जो फैक्ट्री है आप उसके तौर पे किसको समझते हो, न्यूक्लियोलस को समझते हो। अच्छा, यहीं पे आप देखो ये जो आपको ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्रोमेटिन है, और मोस्ट ऑफ द टाइम आपको क्रोमेटिन इसी तरीके से धागे जैसा दिख रहा होता है, और जब ये सेल डिविजन्स में जाता है तो वहाँ पे आपको एम फेज में ये क्रोमोजोम्स के फॉर्म में दिखता है। सो दिस इज ऑल अबाउट एनिमल सेल्स एंड नाउ सी अबाउट प्लांट सेल्स, ठीक है ना। अच्छा देखो, प्लांट सेल्स में भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाएगा, तो जो काम वहाँ पे करेगा वहीं यहाँ पे करेगा। अगर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो ईआर के ऊपर में राइबोसोम होगा, तो मतलब ये क्या करेगा, प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा। और अगर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो ये क्या करता है, लिपिड का सिंथेसिस कराता है। आप इतना फंक्शन तो बचपन से जानते हो, ठीक है। देन ये देखो यहाँ पे राइबोसोम्स है जो कि स्मॉल डॉट लाइक स्ट्रक्चर है, अगेन ये प्रोटीन सिंथेसिस ही कराएगा। अच्छा, प्लांट सेल के पास में एनिमल सेल से एक डिफरेंट स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको आप बोलते हो वैक्यूल। वैक्यूल लाइक स्ट्रक्चर आप एनिमल सेल में नहीं देखते हो, जबकि प्लांट सेल में होता है। तो इसका फंक्शन समझ लीजिए क्या होता है। प्रोमिनेंट ऑर्गेनेल है इन ओल्डर प्लांट सेल्स। फंक्शंस इंक्लूड स्टोरेज, ब्रेकडाउन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है। पहले आप इतना समझो, ये क्या कर रहा है, ये स्टोरेज ऑर्गेनेल के तौर पे काम करेगा, जो वेस्ट मटेरियल है या जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको भी स्टोर करके रखेगा। इसके अलावा इनलार्जमेंट ऑफ वैक्यूल इज अ मेजर मैकेनिज्म ऑफ प्लांट ग्रोथ। और जैसे सेल ओल्डर होते जाएगा, प्लांट को ग्रोथ होना होगा, वैक्यूल अपना साइज ऐसे 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 बड़ा करते जाएगा। आप यहाँ पे देखो, और सारे ऑर्गेनेल को किनारे में ये धकेलते जाएगा, पुश करते जाएगा, और इसके बाद आप देखोगे कि प्लांट सेल इनलार्ज होते चले जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि मोर देन 80-90% एरिया तक जो है कि वैक्यूल ही ऑक्युपाई कर लेता है, और बाकी जो रिमेनिंग एरिया होता है वहाँ पे प्लांट के अंदर में जो पाए जाने वाले बाकी ऑर्गेनेल्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलता है। देन नेक्स्ट देखो, इनमें भी साइटोस्केलेटन देखने के लिए मिलेगा, और इनके साइटोस्केलेटन में क्या क्या स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिलेगा, माइक्रोफिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। जबकि आप एनिमल सेल्स में आप देखो क्या क्या देखे थे, आप देखे थे माइक्रोफिलामेंट होता है, इंटरमीडिएट फिलामेंट होगा और माइक्रोट्यूब्यूल होगा। तो यहाँ पे इंटरमीडिएट फिलामेंट नहीं पाया जाएगा प्लांट सेल के केस में, आप याद रखना। इनका भी फंक्शंस वही होगा, सेल शेप और सेल के मोटिलिटी में ये हेल्प करेगा। देन एक देखो, अगेन एक यूनिक स्ट्रक्चर आपको प्लांट में देखने के लिए मिल जाता है। मैं देखो हाईलाइट कर दे रहा हूँ यहाँ पे बाय द टाइमिंग, ताकि जिससे आप समझ पाओ कि कौन कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो एक्सक्लूसिवली प्लांट में पाया जाता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का अगर आप बात करोगे तो ये फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनेल है, कन्वर्ट एनर्जी ऑफ सनलाइट टू केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन शुगर मॉलिक्यूल। तो बेसिकली ये क्लोरोप्लास्ट ही है जो कि क्या कराता है, फोटोसिंथेसिस कराता है। यही तो है प्लांट के पास में जिससे को अपना भोजन खुद बना पाते हैं, और एनिमल सेल के पास में नहीं है ये स्ट्रक्चर, हमारे पास नहीं है और हम नहीं बना पाते हैं। हम प्लांट के ऊपर अपना प्राइमरी फूड सोर्स के लिए डिपेंडेंट होते हैं। देन देखो, इसमें एक और स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिलेगा इनके सेल में, जिसको आप बोलते हो प्लाज्मोडेस्माटा। आप देखो ये इस तरीके से होल लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ऐसे कनेक्शन, आप इसको क्या बोलते हो, प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हो। ये क्या करता है, साइटोप्लाज्मिक चैनल थ्रू सेल वॉल्स दैट कॉन्टेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ एडजेसेंट सेल। आप समझो कि जैसे मान लो कि देखो आप यहाँ पे ये एक प्लांट सेल है और ये एक समझो दूसरा प्लांट सेल है, तो वो दोनों क्या करते हैं, इस तरीके से एक कनेक्शंस बना लेते हैं। ये सेल 1 है, ये सेल 2 है, और इनके बीच में इस तरीके से क्या होता है, बीच से कनेक्शन होता है। अगर यहाँ पे कोई मटेरियल है
इसका ट्रांसपोर्ट इधर पे हो जाएगा सेल 2 में, और सेल 2 से सेल 1 में हो जाता है। तो बेसिकली आप क्या बोल सकते हो, एक कनेक्शन बन जाता है नेबरिंग सेल के साथ में। इसके लिए यहाँ पे प्लाज्मोडेस्माटा आपको देखने के लिए मिल जाता है। देन देखो ये क्या है, वॉल ऑफ एडजेसेंट सेल। अगर कोई दूसरा सेल है तो ये उसका सेल वॉल है। देन आप यही बात करते हो, सेल वॉल क्या होता है, आउटर लेयर है दैट मेंटेन सेल शेप एंड प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज मेड ऑफ सेलुलोज अदर पॉलीसेकेराइड एंड प्रोटीन। तो ये तो कंपोजिशन के बारे में बताया गया। बेसिकली आप समझ जाओ कि सेल वॉल का फंक्शंस क्या होता है। तो ये क्या है, सेल का एक आउटर लेयर के तौर पे, और सेल का जो शेप है उसको ये मेंटेन करके रखता है, और जो है कि डैमेज से भी उसको बचाता है। और बेसिकली सेलुलोज और पेक्टिन ये दो कार्ब्स हैं जिनसे मिलकर बना होता है, और कुछ प्रोटीन्स भी होता है। देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अगेन वही फंक्शन जो मैं पहले बताया एनिमल सेल के रिस्पेक्ट में। पेरोक्सिसोम भी वही फंक्शंस करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी वही फंक्शंस करेगा, गोल्जी अपैरेटस भी सेम फंक्शंस करेगा। कहीं पे गोल्जी अपैरेटस मेंशन होता है और कहीं पे गोल्जी बॉडी मेंशन होता है। और आप यहाँ पे देखो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में आप देखते हो न्यूक्लियर इन्वेलप, न्यूक्लियोलस, क्रोमेटिन। तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेम ही है जैसा एनिमल सेल में था, और जो डिफरेंसेस था उसको मैं स्टार मार्क लगा दिया हूँ। और इस चीज़ को और मैं चलिए आसान कर देता हूँ आपके लिए। आप देखो यहाँ पे मैं बात करूँगा कि कौन कौन सा ऑर्गेनेल एनिमल सेल्स में पाया जाएगा, कौन प्लांट सेल में पाया जाएगा, और कौन दोनों में पाया जाएगा, और उसका फंक्शन क्या होगा। ठीक है ना। तो ये आप समझ लो कि रिकैप जैसा है या समरी के तौर पे है, आप इसको समझ जाओ, काम आपका आसान हो जाएगा। देखो मैं यूकैरियोट सेल के बारे में बात कर रहा हूँ, और यूकैरियोट सेल में प्लांट और एनिमल के बारे में। तो यहाँ पे देखो ऑर्गेनेल में रखा हूँ इस कॉलम में। यहाँ पे मैं लोकेशन, पी का मतलब प्लांट समझना, ए का मतलब एनिमल समझना, और इनका फंक्शंस क्या है मैं उसका बात करूँगा। देखो न्यूक्लियस, बताओ ये तो सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाएगा, यस या नो? नो, बोथ। प्लांट में भी पाया जाएगा और एनिमल में भी पाया जाएगा। इसका देखो फंक्शंस क्या है, डीएनए स्टोरेज एंड कंट्रोल ऑफ सेल्स एक्टिविटी, जेनेटिक इंफॉर्मेशन। अभी हमको बताना पड़ेगा न्यूक्लियस का क्या फंक्शन है। इतना बताने के बाद तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। न्यूक्लियस के पास में डीएनए स्टोर होता है, और ये सेल की एक्टिविटी को रेगुलेट करेगा, बेसिकली जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। और आप पढ़ते भी तो हो, न्यूक्लियस इज अ ब्रेन ऑफ सेल्स। जैसे हमारे बॉडी को रेगुलेट करने के लिए ब्रेन है, वैसे सेल को रेगुलेट करने के लिए न्यूक्लियस होता है। तो बताओ ये स्टेटमेंट यहां से जस्टिफाई होता है कि नहीं होता है? डेफिनेटली होता है। देन नेक्स्ट आप देखो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया की अगर बात करोगे, प्लांट सेल में भी है, एनिमल सेल में भी है, बोथ। इनका क्या काम क्या है, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, दैट मीन्स एटीपी प्रोडक्शंस। देन मैं बात करूंगा अगर क्लोरोप्लास्ट का, तो क्लोरोप्लास्ट सिर्फ और सिर्फ प्लांट में पाया जाएगा, ये एनिमल में नहीं पाया जाएगा। ठीक है ना। तो आप क्या बोलते हो इसको, कैप्चर एनर्जी फ्रॉम सन। इसके अलावा ये क्या करेगा, फूड प्रोडक्शन करेगा, बेसिकली फोटोसिंथेसिस कराएगा। नेक्स्ट आप देखो राइबोसोम्स का अगर बात करते हो, बोथ प्लांट में भी होगा एनिमल में भी रहेगा। फंक्शंस क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस। अगर मैं बात करता हूँ पेरोक्सिसोम का, ये भी दोनों में पाया जाएगा। ये काम क्या करेगा, मेटाबोलाइज्ड वेस्ट ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड एंड अदर कंपोनेंट। ठीक है ना। तो ये क्या करा था, ऑक्सीडेशन कराएगा फैटी एसिड का, और मेटाबोलाइज कराएगा वेस्ट का। इसके अलावा अगर मैं साइटोस्केलेटन का बात करूंगा, तो ये तो सिर्फ प्लांट में पाया जाएगा, नो, प्लांट और एनिमल दोनों में। और ये सेल के स्ट्रक्चर और शेप को और मूवमेंट को रेगुलेट करता है। अगर मैं बात करता हूँ वैक्यूल का, तो वैक्यूल देखो बोथ, दोनों में पाया जाएगा। ठीक है। अच्छा, वन मोर थिंग्स, मोर कॉमनली ये प्लांट सेल में पाए जाते हैं, एनिमल में ये रेयरली देखा जा सकता है। ठीक है। ये स्टोरेज एरिया होता है। अगर मैं बात करता हूँ साइटोप्लाज्म का, तो ये तो दोनों में रहेगा, और होम ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स है। सेल ऑर्गेनेल कहाँ पे रहेंगे, साइटोप्लाज्म में ही। और साइटोप्लाज्म तो मैं प्रीवियस लेक्चर के दौरान बताया था, साइटोप्लाज्म, साइटोसॉल, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, प्रोटोप्लास्ट, ये सब। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ सेल वॉल का, तो ये सिर्फ प्लांट में ही पाए जाएंगे, और इनका काम क्या होता है, प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट प्लांट सेल के रिस्पेक्ट में। देन अगर नेक्स्ट मैं बात करता हूँ गोल्जी बॉडीज का, तो ये दोनों में ही पाए जाएंगे, और इनका काम क्या है, पैकेजिंग, प्रोटीन एंड प्रोसेसिंग। ठीक है। इसके अलावा जो है कि प्रोटीन का मॉडिफिकेशन वगैरह तो प्रोसेसिंग में ही आ जाएगा। देन नेक्स्ट आप बात करते हो लाइसोसोम का, ये देखो एनिमल में मेनली और प्लांट में रेयरली। अगेन लिसन व्हाट आई एम सेइंग, अगर आपसे पूछा जाएगा कि लाइसोसोम कहाँ पाया जाता है, तो मेनली एनिमल में, रेयरली प्लांट सेल में। तो मोर कॉमन क्या है, एनिमल सेल्स। इनका काम क्या है, ब्रेक डाउन या डाइजेस्ट फूड एंड वेस्ट मटेरियल। बेसिकली इनके पास में हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होता है, तो ये ब्रेक डाउन वाला काम करता है।
नेक्स्ट आप देखो, अगर मैं बात करता हूँ सेल मेम्ब्रेन का, तो ये दोनों में ही पाए जाएंगे, प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में भी। कंट्रोल इनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस और सेलेक्टिव परमेबिलिटी होती है। तो आप देखो कहीं पे सेल मेम्ब्रेन मेंशन होता है, कहीं पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और काम तो वही है, सेलेक्टिव परमेबल इनवर्ड आउटवर्ड मूवमेंट को ये कंट्रोल करता है। देन अगर मैं बात करूंगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, तो एनिमल और प्लांट दोनों में पाया जाएगा, इसीलिए बोथ मेंशन है। काम क्या है, राइबोसोम एसोसिएशन, प्रोटीन सिंथेसिस एंड प्रोसेसिंग, लिपिड सिंथेसिस। जो लिपिड सिंथेसिस है SER में होगा, जो प्रोटीन सिंथेसिस है जहाँ पे राइबोसोम्स रहेगा, मतलब कि आप RER बताते हो। इसके अलावा जो प्रोसेसिंग है, ग्लाइकोसाइलेशन का प्रोसेस जो देखने के लिए मिलता है यहीं पे होता है। अगर मैं बात करूंगा देखो सेंट्रियोल का, तो सेंट्रियोल सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाएगा, प्लांट सेल में नहीं होता है। इनका काम क्या है, सेल डिवीजन एंड माइटोसिस में रोल प्ले करेगा। और अगर आप फ्लैजला का बात करते हो, तो कुछ एनिमल सेल्स में आपको देखने के लिए मिलेगा, प्लांट सेल्स में आपको ये देखने के लिए नहीं मिलता है, और जो इनका काम होता है मूवमेंट के लिए होता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यदि आपको लेक्चर समझ में आया हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। वीडियो देखें, पढ़ें, आगे बढ़ें, ठीक है। यदि आप ओबरा सोनभद्र से हो या आसपास के एरिया से हो, तो मैं ऑफलाइन में भी पढ़ाता हूँ। अगर वैसे तो मैं ऑनलाइन में आपको पढ़ा ही रहा हूँ, लेकिन अब ऐसा है कि समय का कमी हो जाता है, जिसके वजह से रेगुलर वीडियोस नहीं बन पाती हैं, क्योंकि इस मोड में पढ़ाना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। पहले आप PPT को बनाओ, इसके बाद सारी चीज़ों को अरेंज करो, तभी क्लास हो पाता है, तो इसमें डिले हो जाता है। तो कुछ बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि सर आप तो रेगुलर क्लास ही नहीं ले पा रहे हो। अब अकेला इंसान है, हमारे पास तो कोई टीम है नहीं, PPT भी खुद से ही बनाना है, और ऐसा है नहीं कि आप PPT तुरंत बैठे और बना लिए। इसके लिए बहुत सारी बुक्स पढ़नी होती हैं, और फिर वहाँ से कंटेंट लिया जाता है, तो इसमें टाइम लगता है। अगर आप चाहते हो कि आपका सिलेबस बहुत फास्ट तरीके से कंप्लीट हो, आप हमारे साथ ऑफलाइन में जुड़िए, हरी बायोटिक कोचिंग सेंटर में आप आइए, हमारे साथ जुड़िए और ऑफलाइन में पढ़िए। थैंक यू।